बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत सी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। आप जानते हैं कि 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे उनके बाद तो हर रोज नई नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं और इस सिलसिले में आप बहुत सी खबरें सुनते भी हैं, बहुत से व्लॉग्स भी आप सुनते हैं। तो आज मैं अपने हिस्से का फर्ज अदा करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो हमेशा की तरह आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस व्लॉग को अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जाने हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह सुब्हान व तआला की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशल राह हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी के इलेक्शंस इख्तिताम पजीर हुए। उसके बाद आपने देखा कि बहुत कुछ हुआ। इलेक्शंस पर बहुत से सवालात उठाए गए। फॉर्म 45 के हवाले से जो लोग जीते हुए थे, रात की तारीकी में उन्हें हरा दिया गया। अगले दिन सुबह फॉर्म 47 नए जारी किए गए और उनके जरिए उनके मुताबिक अपने मनपसंद लोगों को जितवाया गया। अब ये सब इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी है। नाज़रीन, ये 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी का दौर है। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान ये समझ रहे हैं कि वो आज भी 70 की जो दहाई थी उसकी सियासत कर रहे हैं, वो उस दुनिया में जी रहे हैं। नाज़रीन, आज हम जो कुछ भी करेंगे वो छुपाया नहीं जा सकता। इलेक्शंस में जिस तरह की धांधली की गई, इलेक्शन में जिस तरह की कार्रवाइयां डाली गई, पूरी दुनिया से वाकिफ है और इस सिलसिले में पूरी दुनिया से हर रोज रिएक्शंस आ रहे हैं। पूरी दुनिया के जरीदे भरे पड़े हैं पाकिस्तान में जिस किस्म के इलेक्शंस करवाए गए और इन इलेक्शंस में जिस तरह की धांधली की गई। नाज़रीन, ये धांधली लफ्ज़ इंतहाई छोटा है। जो कुछ पाकिस्तान की आवाम के साथ किया गया और जिस तरह पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया गया, इसके लिए लफ्ज़ धांधली बहुत छोटा है। हकीकतन पाकिस्तान की आवाम के हकूक पर बहुत बड़ा डाका डाला गया है, शब खून मारा गया है और बताया गया है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो ये कौम है, इसकी औकात क्या है चंद लोगों की नजर में। वो चंद लोग जिन्हें हम अपने हाकिम समझते हैं, वो हमें असल में किस नजर से देखते हैं। तो नाज़रीन, पूरी दुनिया के जरीदे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के इलेक्शंस हुए और वो हंस रहे हैं कि आज के दौर में भी 25 करोड़ आवाम के मुल्क में इस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं। वैसे मैं यहाँ एक हवाला देना चाहूंगा आपको। इंडिया की एक फिल्म रिलीज की गई अंग्रेज के नाम से, एक पंजाबी फिल्म है और इस फिल्म में एक बारात का सीन था जिसमें बारातियों में से एक शख्स जो है वो वहां किसी खातून के साथ कोई बदतमीजी करता है, उसको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद वो धमकी के तौर पे घर वालों से कहता है कि तुम जानते नहीं कि मेरे साथ पूरी की पूरी बारात है और बारात बहुत बड़ी है। तो नाज़रीन, घर वालों में से एक शख्स का डायलॉग था और वो बहुत बड़ा डायलॉग था। मैं 1-2 मरतबा पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। उसने कहा कि बारात जितनी भी बड़ी हो, गांव वालों से बड़ी नहीं हो सकती। तो बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, अगर 25 करोड़ अवाम अपने हकूक से बाखबर हो जाए तो फिर याद रखिएगा, दुनिया की कोई फौज अपनी कौम से, अपनी अवाम से बड़ी नहीं हो सकती। बंदूक के जोर पर, ताकत के जोर पर किसी के हकूक सलब नहीं किए जा सकते। खैर नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में जो नई हुकूमत बनने जा रही है वो एक अजीबोगरीब चूचू का मुरब्बा है और ये सारे लोग वही हैं जो पीडीएम का हिस्सा थे। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया कि दुनिया के वो ममालिक जो जमहूरियत पसंद हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत देखना चाहते थे, उनको दिखाने के लिए और पाकिस्तान की जो कौम है इसकी आंखों में मट्टी डालने के लिए इलेक्शन का ड्रामा रचाया जाता है। और नाज़रीन, इस इलेक्शन पर पाकिस्तानी कौम के
कोई ऑलमोस्ट कोई 80 अरब रुपए के करीब जो है वो खर्च किए जाते हैं, और उसके बाद हुकूमत कौन सी बनती है? वही हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत थी। वजीर आजम कौन बनता है? वही आदमी वजीर आजम बनने जा रहा है जो पीडीएम गवर्नमेंट के दौर में वजीर आजम था। और ये एक और सितम ज़रीफी है कि दावा किया जा रहा है कि ये शख्स जो वजीर आजम बनने जा रहा है ये हकीकत में अपनी सीट तक हार चुका है। यहाँ नाज़रीन कुछ ताकतवर लोग हैं जिन्हें इस बात का ज़ोम है कि इनकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है, वो जैसा चाहेंगे करेंगे, वो जिसको चाहेंगे जितवाएंगे, वो जिसको चाहेंगे हरवाएंगे। न कौम, न मुल्क, न दुनिया की कोई ताकत उनकी मर्जी के बगैर जुम्बश तक कर सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और इस हुकूमत में किस तरह की बंदरबान की गई है आप खुद भी बड़े हैरान होंगे कि फार्मूला जो तय किया गया है वो इस तरह का है कि जिसकी सीटें ज्यादा हैं वो 3 साल हुकूमत करे, और जिसकी सीटें कम हैं वो फिर अगले 2 साल हुकूमत करे। यानी पहला वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का होगा, उसके बाद 3 साल खत्म होंगे तो फिर पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होगा। और आपको पता है नाज़रीन कि पाकिस्तान की तारीफ रही है कि यहाँ 2-2.5 साल से ज्यादा किसी को हुकूमत करने ही नहीं दी गई। तो शायद पीएमएलएन का ख्याल है कि पूरी की पूरी हुकूमत हमारी ही है। लेकिन पीपल्स पार्टी भी नाज़रीन कम फायदे में नहीं है। सिंध उन्होंने फिर से हथियार लिया है, और सिंध में जो कुछ हुआ, जिस तरह के इलेक्शंस हुए, वहां जनाब वो शख्स जिसकी शराब शहद बन गई वो भी जीत गया, वहां जनाब शाह साहब फिर से जीत गए, वहां अरब रुपयों के करप्शन के केसेस हैं जिन लोगों पर, वो सब के सब इंतहाई सफाई के साथ जीत चुके हैं। और हैरत अंगेज तौर पर एमक्यूएम अपनी औकात से ज्यादा सीटें जीत गई है। नाज़रीन, जो एक्सपेक्टेशंस थी एमक्यूएम के मुताबिक वो 2-3 सीटों की थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कद काट की वजह से, जो अपनी पर्सनल रेपुटेशन की वजह से कुछ सीटें तो निकाल सकते हैं, लेकिन 15-20 सीटें निकाल लेना एमक्यूएम की ये बस की बात नहीं थी, लेकिन उन्हें बहरहाल नवाजा गया है। तो नाज़रीन, फार्मूला कुछ इस तरह है कि जिस तरह पहले लूटते रहे हैं अब भी लूटेंगे, लेकिन अब 3 साल एक बंदा बैठ के लूटेगा, उसके बाद बकिया 2 साल दूसरा बंदा बैठ के लूटेगा, बशर्ते कि उसकी बारी आ गई, उससे पहले मुल्क में कुछ ऊपर नीचे ना हुआ तो ये तो जी एक फार्मूला है। और नाज़रीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, इस सूबे पर जिसको हुक्मरान बनाया जा रहा है, इस सूबे की हाकिमियत आला जिसके सपोर्ट की जा रही है, वो मियां नवाज शरीफ साहब की सुपुत्री हैं मरियम नवाज साहिबा, जो फॉर्म 45 के हिसाब से अपनी सीट हार चुकी है। लेकिन ऐसी खातून जो इलेक्टेड ही नहीं है, वो मेरे और आप पर वजीर आला के तौर पर अब अगले 5 साल हुक्मरानी करेगी। नाज़रीन, पीटीआई ने कल हफ्ते के दिन एहतजाज की कॉल दी है। उनके खिलाफ इलेक्शन में जिस तरह की नाइंसाफी की गई है उसके खिलाफ अब वो सड़कों पर आएंगे, और इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि पुरअमन एहतजाज एक बार फिर से किया जाए। और देखिए ये एहतजाज कहां तक कामयाब होता है, क्योंकि इससे पहले हम 9 मई का वाकया दे चुके हैं। 9 मई के बाद क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा, और क्या खान साहब को इस बात का इदराक नहीं है कि जो मुक़द्दर हल्के हैं वो इन्हें किसी तौर पर एहतजाज का हक नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल जी देखना ये है कि अब कल क्या होता है, क्योंकि एक फर्क जो है अब वो मौजूद है 9 मई और अब जो वक्त है इसके दरमियान। और वो फर्क ये है नाज़रीन कि 9 मई वाले दिन कोई नहीं जानता था कि खान साहब के पास मैंडेट कितना है, लेकिन आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि अगर इलेक्शन साफ सुथरे होते और हमारा जो मुंसिफ है वो बददियानती ना करता और अपनी बददियानती की वजह से इस जमात से इनका निशान न छीनता, तो ये जमात 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस मुल्क, तो ये जमात 2/3 मेजॉरिटी के साथ सारी दुनिया के सामने आती है इलेक्शन जीत के। लेकिन इनसे ये सब इतने खाइफ थे, ये चोर डाकू करप्ट निजाम इस कदर खाइफ था कि उन्होंने पहले
اس پارٹی کے سربراہ کو روندنے کی کوشش کی، اسے ڈرایا، دھمکایا، اسے جیل میں بند کیا، اس کی بیوی کو جیل میں بند کیا، لیکن وہ شخص وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا، نہ وہ ڈرا، نہ وہ جھکا، نہ وہ بکا۔ اور سلام ہے اس کی خاتون کو بھی کہ وہ خاتون بھی اپنے خاوند کی کمزوری نہیں بنی ناظرین۔ اس نے کہا کہ میں اپنے خاوند کے شانہ بشانہ چلوں گی، اور امتحان کی اس گھڑی میں بجائے اس کے کہ میں اپنے خاوند کی کمزوری بن جاؤں، میں اپنے خاوند کے ساتھ ہوں، میں اس ملک، اس قوم کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، ایک اور اہم خبر جو رات سے گردش کر رہی ہے، خبر نہیں بلکہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو سب کے لیے بڑی اہم ہے، لیکن یہ اتنی اہم اس لحاظ سے ہے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ندیم ملک صاحب کو دیا گیا انٹرویو کہ پاکستان میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس حکومت کو گرانے کے لیے باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب ان کے پاس آئے، اور انہوں نے جناب مولانا صاحب کا بڑا پارلیمنٹ کیا کہ مولانا صاحب آپ آگے بڑھیے اور جناب اس حکومت کی جو بساط ہے وہ لپیٹ دیجئے۔ اور چونکہ یہ انٹرویو ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر تھا تو وہاں الفاظ کا بہرحال خیال رکھا گیا اور کہا گیا جی کہ ان دونوں صاحبان نے مجھ سے کہا کہ آپ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ لے کر آئیے اور اس کو آپ قانون کے دائرے میں لے کے آئیے۔ حقیقت تو یہ ہے ناظرین کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے یہ کسی طرح بھی کسی قانون کے دائرے میں نہیں لائی گئی تھی، بلکہ یہ کہیں اور سے حکم تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے، اور اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے پھر اس ایجنڈے پر عمل کیا گیا جو بیرونی طاقتوں نے دیا۔ تو ناظرین، اس کے لیے ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں جو ہمیشہ سے اویلیبل ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سے بکنے کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، میاں صاحب کے لوگ موجود تھے، زرداری صاحب موجود تھے، اپنی پوری ٹیم کے سمیت موجود تھے، مولانا صاحب موجود تھے، تو ان سب لوگوں نے مل کر، طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر، اب تو یہ روز روشن کی طرح عیاں بات ہے کہ باجوہ صاحب اس کے پیچھے تھے، باجوہ صاحب نے مل کے عمران خان صاحب کی اس حکومت کو ختم کیا۔ اور ناظرین، اس خبر کو آج جسے مولانا صاحب دے رہے ہیں یہی تو خبر تھی جسے ارشد شریف صاحب بریک کر رہے، جسے ارشد شریف صاحب آپ لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور اس کا خمیازہ انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو کر بھگتنا پڑا۔ اور ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دیگر جو صحافی ہیں ان پر بھی عذاب نازل ہوتا ہے، اس حکومت کی طرف سے ظلم ڈھایا جاتا ہے، اور ان صحافیوں میں سے آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب سر فہرست ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، اچھا جی، پھر صابر شاکر صاحب ہیں جو جنہیں اس ملک کو چھوڑ کر ارشد شریف کی طرح باہر جانا پڑا، اور اسی طرح جی ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہیں، انہیں یہ ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا۔ تو اور بھی بہت سے نام ہیں جو اس خبر کو لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے عطاب کا نشانہ بنے کہ جناب کس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، کس طرح ایک سائفر آیا جس کے متعلق عمران خان نے بطور وزیر اعظم اپنی قوم کو یہ خبر دی، اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ میری قوم ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے وزیر اعظم کے ساتھ کچھ بیرونی طاقتیں کس طرح کا کام، کس طرح کی سازش کر رہی ہیں، اپنے ملک کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر۔ جب اس سائفر کا ذکر کیا گیا تو ظاہر ہے لوٹ مار کرنے والوں میں یہ بات بری سمجھی گئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ طاقت میں آئے، طاقت میں تو وہ پہلے بھی تھے، تو انہوں نے پھر کیا کیا جی کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو عبرت کا نشان بنا دی۔ ناظرین، ہم نے پوری دنیا میں یہ تو دیکھا ہے کہ لوگ ناانصافی کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ناانصافی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کا ملک انتہائی عجیب و غریب ملک ہے، جہاں ایک شخص احتجاج کر رہا ہے، اور وہ احتجاج کیا کر رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے 8 فروری کے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی، لیکن دھاندلی کے ذریعے کچھ لوگوں کو جتوایا گیا۔ تو اس شخص کا اعتراض یہ ہے کہ اس دھاندلی کے نتیجے میں اس کے لوگوں کو کیوں جتوایا نہیں گیا، وہ اس بات پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا اعتراض ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ جناب جب یہ سیٹوں کی بندر بانٹ جاری تھی تو میں بھی تو مجاہدین میں شامل تھا،
इमरान खान की हुकूमत को खुब्बे लाइन लगाने में सबसे बड़ा काम तो मौलाना फजल रहमान साहब ने किया। इनके जो जाले थे जिन्हें लेकर ये इस्लामाबाद तक जाते रहे, ये अलग बात है कि उन्हें फंड किया जाता था, लेकिन बहरहाल मैन पावर तो इन्हीं की इस्तेमाल होती थी। तो उनका अब ये एहतजाज है कि जनाब जब मैंने इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी तो फिर मेरे लिए ये नाइंसाफी क्यों नहीं की गई, मेरे लिए ये धांधली क्यों नहीं की गई, मुझे सीटें जितवा कर क्यों नहीं दी गई। इसलिए जनाब मौलाना साहब पहले अशारों कनायों में मुक़्तदर हलकों को बताते रहे कि मेरी बात मान लो वरना मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, लेकिन जब कोई खातर खा जवाब नहीं मिला तो फिर बिलाखिर वो फट पड़े और नदीम मलिक के शो में उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान जारी किया, अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की। उनके लिहाज से ये खबर बड़ी है भी, वो इसलिए कि जाहिर है इससे पहले जिसने इस तरह की बात की उस इबरत का निशान बनाया गया। लेकिन अब वही बात चूंकि मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि मौलाना साहब को भी इबरत का निशान बनाने की कोई बंदा सोच सकता है, जुर्रत कर सकता है। आइए जनाब बिस्मिल्लाह कीजिए, अब मौलाना साहब को भी बुलाइए और मौलाना साहब को बताइए कि सच बोलने की सजा क्या होती है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये जुर्रत कोई नहीं करेगा। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग तक के लिए जुबैर मुगल और मेरी टेक्निकल टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।